वेलकम द टॉपिक नाउ वी आर डिस्कसिंग इज द पेरिकार्डियल डिसऑर्डर। पेरिकार्डियम क्या होता है? देर आर टू प्रोटेक्टिव लेयर्स अराउंड द हार्ट। द इनर वन दैट इज कॉल्ड एज द विसरल पेरिकार्डियम एंड द आउटर वन इज कॉल्ड एज द पेराइटल पेरिकार्डियम। ये जो आउटर वन होता है पेराइटल पेरिकार्डियम, इसके अंदर पेन सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं। बेसिकली इट इज पेन सेंसिटिव, और इसके जो पेन सेंसेशंस होते हैं ये लेके जाता है फ्रेनिक नर्व। सो हार्ट के चारों तरफ दो प्रोटेक्टिव लेयर हो गई, द पेराइटल पेरिकार्डियम एंड द विसरल पेरिकार्डियम। इन दोनों पेरिकार्डियल लेयर्स के बीच में देयर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इज देयर टू अवॉइड द फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू लेयर्स एंड दैट इज कॉल्ड एज द पेरिकार्डियल फ्लूइड। इस पूरे चैप्टर में वी विल डिस्कस थ्री मेन डिसऑर्डर्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिकार्डियम, दैट इज एक्यूट पेरिकार्डिटिस। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन को बिकॉज उसके अंदर कैल्सिफिकेशन हो जाता है, हार्ट को वो दबाने लग जाता है, दैट इज रेफर्ड एज कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस। एंड द थर्ड थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज, अगर ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है अगर ये बहुत ज्यादा हो जाता है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। सो दीज आर द थ्री डिसऑर्डर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट पेरिकार्डिटिस की। एक्यूट पेरिकार्डिटिस, एज द नेम इज वेरी मच क्लियर, देयर इज गोइंग टू बी एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिकार्डियम। आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन। अब देखिए क्या होगा अगर एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है, एक्यूट इन्फ्लामेशन में देयर इज गोइंग टू बी इडेमा। सो अगर इडेमा हो जाएगा पेरिकार्डियल लेयर्स का, इफ देर इज इडेमा इन द पेरिकार्डियल लेयर्स, ये दोनों पेरिकार्डियल लेयर्स में स्वेलिंग आ जाएगी एंड दीज पेरिकार्डियल लेयर्स विल स्टार्ट टचिंग वन अनदर। देयर इज गोइंग टू बी इन्फ्लामेशन इन द pericardium and there is going to be friction because of that. So I can say due to acute inflammation in the pericardium, there is going to be friction between the pericardial layers. पेरिकार्डियल लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन होने लग जाएगा, एक दूसरे से टकराने लग जाएगी। और क्योंकि पेराइटल पेरिकार्डियम तो पेन सेंसिटिव है, तो पेशेंट को the patient will have the chest pain. So because of the friction the patient will have the chest pain because the parietal pericardium is pain sensitive. और ये जो फ्रिक्शन होता है, जब पेशेंट लाई डाउन करेगा, सुपाइन पोजीशन में होगा तो ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, जब सिटिंग लीनिंग फॉरवर्ड होगा तो कम फ्रिक्शन होगा, कम चेस्ट पेन होगा। सो दिस इज वन ऑफ द कंडीशन वेयर वी हैव मोर चेस्ट पेन इन द सुपाइन पोजीशन कंपेयर टू सिटिंग एंड लीनिंग फॉरवर्ड। सिटिंग और लीनिंग फॉरवर्ड में कम चेस्ट पेन होगा। सो we have understood a basic idea about the acute pericarditis, लेकिन ऐसा होगा क्यों? When it comes to the etiology, the most common cause is idiopathic. Mostly we are unable to find the cause. When it comes to the other causes can be viral infections. It can be autoimmune. Autoimmune means it can occur post myocardial infarction. Post myocardial infarction अगर गलत एंटीबॉडी बन जाती है and that is leading to inflammation, that is called as the Dressler syndrome. ये हमने मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के कॉम्प्लिकेशन वाले वीडियो में भी देखा है, ड्रेसलर सिंड्रोम को डिस्कस किया था तब। देन इट कैन अकर इन रूमेटिक फीवर, इट कैन अकर विथ सम ड्रग्स सच एज हाइड्रोलाजिन, आइसोनियाजिड। It can occur with viral infections such as Coxsackie virus particularly. Then it can occur with radiation exposure. It can occur with uremia. If there is excess amount of urea, these crystals can deposit and can lead to these problems. So when it comes to the acute pericarditis, the etiology is not very important. There is going to be acute inflammation around the heart in the pericardium and the patient will have the chest pain, particularly in the supine position. So now coming to the clinical feature. Clinical feature तो बहुत straightforward है कि patient को chest pain होगा, और ये जो चेस्ट पेन होगा इट इज गोइंग टू बी शार्प इन कैरेक्टर एंड इट इज गोइंग टू बी मोर इन सुपाइन पोजीशन कंपेयर टू सिटिंग लीनिंग फॉरवर्ड। जब ये पेशेंट आपके पास में आएगा एंड ही विल सी दैट ही इज हैविंग सो एंड सो प्रॉब्लम, ही विल पिन पॉइंट कि यहाँ पे मेरे को सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है।
अगर आप एमआई में कंपेयर करें तो एमआई में ऐसा नहीं था। एमआई में तो पेशेंट अपनी फिस्ट रख देता था कि इस पूरे एरिया में हो रहा है, रेट्रोस्टर्नल हो रहा है, दैट वाज लिवाइन साइन। बट यहाँ पे तो पेशेंट ऐसा पिन पॉइंट बताएगा कि यहाँ सबसे ज़्यादा पेन हो रहा है, जहाँ सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होगा वहाँ सबसे ज़्यादा पेन होगा। अब पॉइंट ये है कि पेशेंट को जो चेस्ट पेन हो रहा है बेसिकली वो इन्फ्लामेशन होने की वजह से हुआ है, दोनों लेयर्स के आपस में टकराने की वजह से हुआ है। सो जब आप इस पेशेंट को ऑस्कल्टेट करोगे, व्हेन यू आर गोइंग टू ऑस्कल्टेट इन द पेरिकोर्डियम, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज यू विल बी एबल टू हियर दैट द फ्रिक्शन साउंड, वो फ्रिक्शन की साउंड आपको सुनाई देगी कुछ इस तरीके से। सो व्हेन विल डू द ऑस्कल्टेशन ऑन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन मीन्स व्हेन विल डू द ऑस्कल्टेशन विल बी एबल टू हियर द फ्रिक्शन रब, हमारे को फ्रिक्शन रब सुनाई देगा इन प्रीकोर्डियम। अब फ्रिक्शन रब एक और कंडीशन में सुनाई देता है, दैट इज प्लूराइटिस। जो लंग्स के चारों तरफ जो प्लूरा होती है, अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है तो भी हमें फ्रिक्शन रब सुनाई दे सकती है। तो फ्रिक्शन रब हमें दो कंडीशन में सुनाई देती है, पेरिकार्डाइटिस में और प्लूराइटिस में। अब फ्रिक्शन रब इन प्लूराइटिस में जो फ्रिक्शन, अब मान लीजिए एक पेशेंट आया, उसको इस जगह पे फ्रिक्शन रब आ रहा है, कैसे पता लगाएंगे कि इसको पेरिकार्डाइटिस या प्लूराइटिस है? हम उसको बोलेंगे कि आप सांस रोक लो। अब जैसे ही वो होल्ड करेगा हम कंटिन्यूसली ऑस्कल्टेट करते रहेंगे। अब जैसे ही वो सांस रोकेगा तो उसके लंग्स तो मूव करना बंद कर देंगे। अगर सांस होल्ड द ब्रेथ करने के बाद भी अगर आपको वो फ्रिक्शन साउंड सुनाई दे रहा है, मतलब उसको पेरिकार्डाइटिस है। लेकिन अगर वो ऐसा होता है कि जब वो सांस लेना होल्ड कर देता है, रोक देता है, वो फ्रिक्शन साउंड भी रुक जाता है, मतलब कि प्रॉब्लम जो है वो लंग्स के अंदर थी। सो वेन एवर देयर इज अ फ्रिक्शन रब, हम पेशेंट को बोलते हैं होल्ड द ब्रेथ। On holding the breath, if there is the friction sound is absent, on holding the breath there is absence of friction sound, अगर फ्रिक्शन रब सुनाना बंद हो जाता है दैट इज गोइंग टूवर्ड्स प्लूराइटिस। लेकिन ब्रेथ होल्ड करने के बाद भी अगर सुनाई दे रहा है तो इट इज गोइंग टूवर्ड्स पेरिकार्डाइटिस। When you will do the ECG, you are going to see several specific changes in the ECG. What are the various changes that you will notice? देखिए, here is the P wave, here is the QRST. Now what is going to happen is ये वाला जो part होता है that is the PR segment. Between the P and Q, this is called as PR segment. इन पेशेंट में PR segment जो होता है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ चला जाता है। If you compare from baseline, it is although it's hardly negligible, it is very difficult to appreciate, but if you यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा that PR segment थोड़ा सा नीचे चला गया है। So there is PR depression. The second thing that you will notice is कि ST segment जो है वो ऊपर चला गया है, there is ST elevation, और ये ST elevation जो है this is concave in nature. The third thing that you will notice is here is the T wave and here is the P wave. तो T और P के बीच का जो segment होता है that is the TP segment, and here you can see there is a down sloping in the TP segment, नीचे की तरफ जा रहा है. So there is down sloping of TP. This down sloping of TP segment, it is called as spodic sign. Called as spodic sign. So these are the various changes that will be there in the ECG. These are the various changes that will be there in the ECG. अब ये जितने भी चेंजेस हैं, देखिए एसटी एलिवेशन जो था वो मैंने आपको एसटी एलिवेटेड एमआई में भी बताया था। वहां पे मैंने आपको बोला था वहां कॉन्वेक्स होगा, बट कॉन्केव और कॉन्वेक्स कभी कभी अप्रिशिएट करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो क्योंकि देखो एमआई में भी चेस्ट पेन होता है, पेरिकार्डाइटिस में भी चेस्ट पेन है, दोनों में एसटी एलिवेशन आता है, तो कैसे पता करेंगे कि पेशेंट को एमआई हुआ है या पेरिकार्डाइटिस है? एमआई के अंदर एसटी एलिवेशन जो होता है पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लीड्स में होता है, सब में नहीं होता है। या तो एंटीरियर लीड्स में होगा V1 से V4, या फिर होगा फर्स्ट AVL V5 V6, क्योंकि वो डिपेंड करेगा ना कि कौन सी जगह पे इस्चेमिया हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है। बट पेरिकार्डाइटिस में तो पूरे हार्ट के चारों तरफ इन्फ्लामेशन हो गया, तो आपको ये जो ECG के चेंजेस दिखेंगे मोर और लेस सारी लीड्स में दिखेंगे पेरिकार्डाइटिस में। आप यहाँ पे देखिए, हियर यू कैन सी, आप देखिए कुछ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स आपको बनता हुआ दिखेगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी देयर इन ऑल द लीड्स। हियर यू कैन सी द ST एलिवेशन इज देयर विच इज कॉन्केव इन नेचर, फर्स्ट में है, सेकेंड में है। हियर ऑल्सो यू कैन सी सम अमाउंट, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ऑलमोस्ट आपको सारी लीड्स में कॉन्केव एस्टिलेशन दिख रहा है। तो पेरिकार्डाइटिस में जितने भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे दे आर गोइंग टू बी डिफ्यूज। तो ये बहुत बड़ा हिंट होता है एग्जाम के अंदर भी और रियल लाइफ में भी, कि अगर आपको एस्टिलेशन दिख रहा है और वो ऑलमोस्ट सारी लीड्स में दिख रहा है, देन इट इज गोइंग टूवर्ड्स द पेरिकार्डाइटिस। हाउ वी आर गोइंग टू ट्रीट दिस एक्यूट पेरिकार्डाइटिस? वी आर गोइंग टू गिव स्टीरॉइड टू डिक्रीज द इन्फ्लामेशन, गिव द स्टीरॉइड। तो मेजोरिटी ऑफ द एक्यूट पेरिकार्डाइटिस में हम स्टीरॉइड देते हैं, बट
if acute pericarditis is due to Dressler syndrome, if the acute pericarditis is due to Dressler syndrome, Dressler syndrome मैंने आपको बताया था कि MI के बाद में जो ऑटो इम्यून पेरिकार्डाइटिस होता है उसको हम बोलते हैं ड्रेसलर सिंड्रोम। तो अगर MI की बाद एक्यूट पेरिकार्डाइटिस हुआ है तो उसमें हम स्टीरॉइड नहीं देते, विल जस्ट गिव हाई डोज ऑफ एस्पिरिन एंड दैट इज गोइंग टू वर्क फॉर अस। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज अ पेशेंट ऑफ एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। एक्यूट पेरिकार्डाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है। देयर इज गोइंग टू बी एक्यूट इन्फ्लामेशन, शार्प चेस्ट पेन होगा, फ्रिक्शनल रब आएगा, ECG में जो चेंजेस आएंगे, देयर इज गोइंग टू बी PR डिप्रेशन, ST एलिवेशन एंड डाउन स्लोपिंग ऑफ द TP सेगमेंट, राइट। द नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा टेक्निकल है, आप एक बार समझ लेंगे यू विल नेवर फॉरगेट। सी व्हाट हैपेंस इज कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में बेसिकली देयर इज गोइंग टू बी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन इन द पेरिकार्डियम। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन इन द पेरिकार्डियम, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन का मतलब तो होता है कैल्सिफिकेशन, फाइब्रोसिस। सो अगर पेरिकार्डियम में कैल्सिफिकेशन और फाइब्रोसिस हो जाएगा तो दोनों पेरिकार्डियल लेयर्स आपस में चिपक जाएगी, द पेराइटल पेरिकार्डियम, विस्टरल पेरिकार्डियम, ये दोनों आपस में चिपक जाएगी एंड दे आर गोइंग टू मेक अ थिक पेरिकार्डियल लेयर। तो अब ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होगा कैसे? क्रॉनिक इन्फ्लामेशन तो तब हो सकता है जब बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग कोई इलनेस चल रहा हो, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस। सो इफ देयर इज अ ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द पेरिकार्डियम, ट्यूबरक्लोसिस हो जाए पेरिकार्डियम का, तो देयर इज गोइंग टू बी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो गया मतलब कि देयर इज कैल्सिफिकेशन एंड फाइब्रोसिस ऑफ द पेरिकार्डियम, calcification and fibrosis of pericardium, उसकी वजह से the pericardium will become very thick, it will lead to thick pericardium. So now what is going to happen in this thing? The problem that is going to happen is हार्ट के चारों तरफ एक बहुत थिक कवर बन गया है, और ये जो बहुत थिक कवर बन गया है ये क्या कर रहा है, हार्ट को इजीली डायस्टोल में नहीं जाने दे रहा है। देखिए सिस्टोल तो हो जाएगा, आप जस्ट इमेजिन करो हार्ट के चारों तरफ एक बहुत थिक कवर बन गया तो हार्ट सिस्टोल में तो चला जाएगा लेकिन डायस्टोल अच्छे से नहीं हो पाएगा, डायस्टोल बीच में रुक जाएगा। सो कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में जो मेन प्रॉब्लम आएगी, देयर इज गोइंग टू बी डायस्टोलिक डिसफंक्शन, देयर इज गोइंग टू बी डायस्टोलिक डिसफंक्शन, डायस्टोल अच्छे से नहीं होगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में से ज्यादा पावरफुल कौन है, तो ज्यादा पावरफुल लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो जब दोनों वेंट्रिकल डायस्टोल में जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल पावरफुल है तो लेफ्ट वेंट्रिकल तो जैसे तैसे धक्का देकर डायस्टोल में चला जाएगा, लेकिन राइट वेंट्रिकल इतना पावरफुल नहीं है। तो मेनली जो प्रॉब्लम आएगी कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में वो राइट वेंट्रिकल क्यों आएगी, वो डायस्टोल में अच्छे से नहीं जा पाएगा। सो डायस्टोलिक डिसफंक्शन होगा तो दोनों का, राइट और लेफ्ट दोनों का होगा, बट मेनली जो होगा दैट इज ऑफ राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल का। और राइट वेंट्रिकल इस पेशेंट का अच्छे से डायस्टोल में नहीं जा पाएगा और उसकी वजह से धीरे धीरे पेशेंट को राइट वेंट्रिकल फेलियर के फीचर आने लग जाएंगे। सो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड कि कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में अल्टीमेटली जो मेन फीचर्स आते हैं वो राइट वेंट्रिकल फेलियर के आते हैं। और मैंने आपको जब कार्डियोलॉजी चालू किया था तो मैंने आपको बोला था सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है RVF और LVF के फीचर। राइट वेंट्रिकल फेलियर के मैंने आपको कार्डिनल फीचर्स बताए थे। राइट वेंट्रिकल फेलियर में क्या होता है, राइट वेंट्रिकल अच्छे से डायस्टोल में नहीं जा पा रहा। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ राइट वेंट्रिकल फेलियर, देयर इज गोइंग टू बी रेज्ड JVP, hepatomegaly, ascites, pedal edema. If you remember the concept of the traffic jam that we have seen in the other lecture, so right ventricle failure के फीचर आएंगे। सो कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में हमें ये पता समझ में आ गया कि हार्ट के चारों तरफ एक थिक कैल्सिफाइड पेरिकार्डियल लेयर बन गई जिसकी वजह से हार्ट डायस्टोल में नहीं जा रहा है, पर्टिकुलरली राइट वेंट्रिकल, और उसकी वजह से राइट वेंट्रिकल का फेलियर हो रहा है। नाउ when it comes to etiology, the most common cause until proven otherwise, it is tuberculosis. Then when it comes to the other causes can be cardiac surgery, post cardiac surgery, it can be CKD, it can be radiation. So the other causes are not very important. The most common cause until proven otherwise, tuberculosis. Now when it comes to clinical feature, the clinical feature is going to be same as right ventricle failure. और राइट वेंट्रिकल फेलियर में क्या फीचर होता है, तो देयर इज गोइंग टू बी डिस्टेंडेड नेक वेन्स, दैट इज रेज्ड JVP, हेपेटोमेगली, ascites. सो द पेशेंट विल से दैट ही इज हैविंग डिस्टेंडेड नेक वेन्स, he is having shortness of breath, abdominal discomfort. Because we are talking about the complaints, so the patient will say instead of hepatomegaly, ascites, he will say abdominal discomfort. ये एक ऐसी कार्डियक कंडीशन है जिसके अंदर चेस्ट पेन इतना प्रोमिनेंट नहीं होता है। नॉर्मली तो सारी कार्डियक पैथोलॉजी में चेस्ट पेन हो रहा है,
आप देखो एक्यूट इन्फ्लामेशन में क्या हुआ था, दोनों लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन हो रहा था तो पेन हो रहा था। बट यहां पे आप सोच के बताना, दोनों लेयर्स के बीच में फाइब्रोसिस हो गया है, दोनों लेयर्स चिपक गई है, सो देयर इज नो मूवमेंट, देयर इज नो मूवमेंट, देयर इज नो फ्रिक्शन, there is no friction, there is no chest pain. So this is a condition, constrictive pericarditis, where chest pain is not prominent. Chest pain is not a prominent feature. Chest pain is not prominent, right? Now coming to the JVP finding. Although we have discussed JVP in detail, जब मैंने आपको JVP वाला लेक्चर, आप अगर आपने वो वीडियो देखा है तो उसमें मैंने क्लियर कट एक्सप्लेन किया है कि इन पेशेंट्स का JVP बड़ा हुआ होता है, जिसके अंदर एक्स डिसेंट भी प्रोमिनेंट होता है और वाई डिसेंट भी प्रोमिनेंट होता है। एक्स और वाई दोनों प्रोमिनेंट होते हैं। वाई डिसेंट जो प्रोमिनेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज फ्रेडरिच साइन। द वाई प्रोमिनेंट इन कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस इट इज कॉल्ड एज फ्रेडरिच साइन। वी विल हैव द कुस्मोल साइन पॉजिटिव। कुस्मोल साइन क्या होता है कि इंस्पिरेशन पे जेवीपी का बढ़ जाना, दैट इज कॉल्ड एज कुस्मोल साइन। सो कुस्मोल साइन विल बी पॉजिटिव। व्हाट इज कुस्मोल साइन इज on inspiration there is increase in the JVP, that is called as Kussmaul sign, seen in the constrictive pericarditis. There is a special type of pulse that is seen in this condition. देखिए क्या, नॉर्मली अगर आप मेरा ब्लड प्रेशर लोगे, मान लीजिए मेरा ब्लड प्रेशर आता है 120/80, सिस्टोलिक प्रेशर हो गया 120, आप मेरे को बोलते हो इंस्पिरेशन करो और ब्रेथ को होल्ड करके रखो। अगर मैं इंस्पिरेशन करूंगा और होल्ड करके रखूंगा, अब मेरा आप वापस ब्लड प्रेशर लोगे ना तो मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा। पहले 120 था, अब हो सकता है 114 हो जाए, 116 हो जाए, कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा भी कम नहीं होगा, 10 से डिफरेंस ज़्यादा नहीं आएगा। इट विल बी समवेयर मोर देन 110। सो व्हाट इज हैपनिंग इज ऑन इंस्पिरेशन द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉल्स, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉल होता है बट नॉट मोर देन 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, दिस इज नॉर्मल। बट if on inspiration systolic blood pressure falls more than 10, अगर 10 से ज्यादा कम हो जाए, this is called as pulsus paradoxus. Very important topic, pulsus paradoxus, called as pulsus paradoxus on inspiration if the systolic blood pressure falls more than 10, called as pulsus paradoxus. Pulsus paradoxus बहुत सारी कंडीशन में आता है, हमारे को याद रखनी 3 कंडीशंस। कौन कौन सी 3 कंडीशन में पल्सस पैराडॉक्सिस आता है? इट इज सीन इन कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस, it is seen in cardiac tamponade and it is seen in respiratory pathologies. Respiratory pathology कोई सी भी, न्यूमोनिया, ARDS, bronchial asthma, COPD, pulsus paradoxis आ सकता है। So pulsus paradoxis, what is pulsus paradoxis? On inspiration systolic blood pressure falls more than 10, pulsus paradoxis 3 कंडीशन में हो सकता है, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस, कार्डियक टेम्पोनेड एंड रेस्पिरेटरी पैथोलॉजीज। और क्या क्या देखने को मिलेगा? क्योंकि कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस में राइट वेंट्रिकल फेलियर हो रहा है, राइट वेंट्रिकल फेलियर हो रहा है मतलब कि पेशेंट को एसाइटिस होगा, हिपेटोमेगेली होगी। एसाइटिस को एसेस करने के लिए हम कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं? एसाइटिस अगर बहुत ही कम है तो हम पेशेंट को इस पोजीशन में लेके रखते फॉर फ्यू मिनट एंड देन विल डू द परकशन, इसको हम बोलते हैं पडल साइन और द पडल टेस्ट। दूसरी चीज अगर आप कर सकते हो, अगर बहुत ज्यादा एसाइटिस है, टेंस एसाइटिस है, देन व्हाट यू कैन डू इज यू विल पुट वन ऑफ योर हैंड हियर एंड द अनदर हैंड हियर and then you are going to flick it from here, so the vibration you will be able to feel on the other hand. This is called as the fluid thrill test. Fluid thrill test. और जो तीसरा तरीका होता है एसाइटिस को पता करने के लिए, that is called as shifting dullness test. शिफ्टिंग डलनेस टेस्ट। शिफ्टिंग डलनेस में क्या करते हैं? पहले पेशेंट को सुपाइन सीधा लेटा के रखते हैं, वी डू द परकशन से फॉर एग्जांपल पहले पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ था तो सुपाइन पोजीशन में जो फ्लूइड होता है वो इस जगह पे इकट्ठा हो जाता है। तो जब आप परकशन करते हो तो यहाँ पे तो टिम्पेनिक साउंड आएगी, यहाँ पे टिम्पेनिक आएगी, जैसे ही फ्लूइड पे करोगे डल साउंड आएगी। तो मान लीजिए परकशन किया टिम्पेनिक टिम्पेनिक टिम्पेनिक, जैसे ही यहाँ पे पहुंचे डल आया, फिर आप पेशेंट को शिफ्ट करा दो। तो जैसे ही आप शिफ्ट कराओगे, अब जैसे ही वो शिफ्ट करेगा उसकी वजह से क्या हुआ कि सारा फ्लूइड अब इस जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ पे पहले डल साउंड आया था क्योंकि फ्लूइड था वहां पे, लेकिन अब आप जैसे ही उसने शिफ्ट कराया, आपने करवट दिला दी तो सारा फ्लूइड उधर चला गया। अब आप उस जगह पर परकशन करोगे तो इट इज गोइंग टू बी अगेन टिम्पेनिक। सो दिस इज कॉल्ड एज शिफ्टिंग डलनेस, की हम शिफ्ट करके देखते हैं कि डलनेस शिफ्ट हो रही है या नहीं हो रही। सो दीज आर द वेरियस टेस्ट दैट कैन बी डन फॉर एसाइटिस, पडल साइन टेस्ट, द फ्लूइड थ्रिल टेस्ट और द शिफ्टिंग डलनेस टेस्ट। इन पेशेंट्स के अंदर हमारे को हिपेटोमेगेली भी देखने को मिलेगा।
Now what is happening is, in constrictive pericarditis there is calcification and fibrosis around the heart. If you see this particular x-ray, that will give you some idea. This is the lateral x-ray that you can see, and for example here is the representation of the heart of the patient. हार्ट के चारों तरफ कैल्सिफिकेशन एंड फाइब्रोसिस हो गया. अब क्योंकि हार्ट के चारों तरफ ये जो आपको व्हाइट कलर की लाइन दिख रही है, दैट इज द कैल्सिफिकेशन अराउंड द हार्ट. पेरिकार्डियम में कैल्सिफिकेशन हो गया. अब ये जो कैल्सिफिकेशन होता है ये क्या करता है कि जो चेस्ट वॉल होती है उसको भी थोड़ा सा अंदर की तरफ खींच लेता है. चेस्ट वॉल आप देखिए यहाँ से थोड़ी सी अंदर की तरफ चली गई. वो इसलिए चली गई क्योंकि ये जो कैल्सिफिकेशन हो रहा है, ये कैल्सिफिकेशन चेस्ट वॉल को भी अंदर की तरफ पुल कर लेता है, अंदर की तरफ पुल हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं ब्रॉडबैंड साइन. ब्रॉडबैंड साइन. सो द इनवर्ड पुलिंग ऑफ द चेस्ट वॉल, यहाँ पे देखिए आप इस पेशेंट, यहाँ पे हमने डायग्राम बना के समझाया कि इफ यू जस्ट फोकस इट हियर यू कैन सी दैट देयर इज अ इनवर्ड पुलिंग दैट इज हैपनिंग इन द चेस्ट वॉल, क्योंकि वो फाइब्रोसिस जो है ना वो उसको अंदर खींच रहा है. सो द इनवर्ड पुलिंग ऑफ द चेस्ट वॉल विल बी देयर. And that inward pulling of chest wall, this is called as broadband sign. Called as broadband sign. When you do the auscultation, what is going to happen is, normally the blood comes from atria to ventricle during the diastole. During the diastole, the blood comes from atria to ventricle. अब जब ब्लड आता है तो वेंट्रिकल डायलेट होगा. अब जैसे ही वेंट्रिकल डायलेट होगा, इस पेशेंट में क्या होगा, ये वेंट्रिकल शुरू में तो डायलेट हो जाएगा, और जैसे ही डायलेट होगा ये जाके टकराएगा वो पेरिकार्डियम से, कैल्सिफाइड पेरिकार्डियम से, उससे आवाज क्रिएट करेगा. बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग इज द हार्ट इज बीटिंग इनसाइड दैट कैल्सिफाइड पेरिकार्डियम. सो जैसे ही ब्लड आया, डायस्टोल होगा, वेंट्रिकल जाके टकराएगा, और ऐसा लगेगा जैसे एज इफ समवन इज नॉकिंग ऑन द पेरिकार्डियम. इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल नॉक. सो ऑन ऑस्कल्टेशन ड्यूरिंग डायस्टोल वी आर गोइंग टू हियर अ साउंड दैट इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियल नॉक. हमारे को पेरिकार्डियल नॉक सुनाई देगा. Then if you do the chest x-ray, you will be able to see the thick calcified pericardium around the heart. आपको calcified pericardium देखने को मिलेगा, and inside that the heart is like this. It is looking like egg in the cup appearance. Heart तो हो गया egg और ये calcified pericardium हो गया cup. So this is called as egg in cup appearance. If you do the echocardiography, on the echocardiography we are going to have the thick pericardium, thick calcified pericardium दिखेगा हमारे को. The second thing that you will be able to see is, अगर constrictive pericarditis के पेशेंट में if you measure the left ventricle pressure, क्योंकि इकोकार्डियोग्राफी से हम किसी भी चैम्बर का प्रेशर चेक कर सकते हैं. मान लीजिए हमने इको का प्रॉब रख दिया लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर मॉनिटर के ऊपर आने लग जाएगा. तो जब हमने लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर मेजर किया तो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो प्रेशर का ग्राफ था वो कुछ इस तरीके से दिख रहा था. प्रेशर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर लाइक दिस. ये तो मैथमेटिकल वो स्क्वायर रूट साइन जैसा दिख रहा है. सो इफ यू डू द लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर मॉनिटरिंग वी विल हैव दिस स्क्वायर रूट साइन. स्क्वायर रूट साइन, ये स्क्वायर रूट साइन इतना स्पेसिफिक नहीं है. इट इज ऑल्सो सीन इन रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी. सो स्क्वायर रूट साइन कैन बी देयर एंड इट इज नॉन स्पेसिफिक. Can also be seen in some other conditions such as restrictive cardiomyopathy. Can also be seen in restrictive cardiomyopathy, right? So these are the various things that we are going to see, and this is how we are going to make a diagnosis of constrictive pericarditis. Now it is the time to treat the patient. इसको ठीक कैसे करेंगे? तो देखिए, ठीक करने के लिए हमें प्रॉब्लम समझना होगा. प्रॉब्लम ये है कि हार्ट के चारों तरफ की जो लेयर है वो इतनी कड़क हो गई है पेरिकार्डियम, वो हार्ट को डायस्टोल में जाने ही नहीं दे रही. तो बेसिकली हार्ट को वो पेरिकार्डियम दबा रही है. हमारे को इस पेरिकार्डियम को रिमूव करना पड़ेगा सो दैट द हार्ट कैन अंडरगो डायस्टोल इजीली. सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कट द स्टर्नम. वी हैव टू गो इनसाइड. देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे कट लगाया स्टर्नम के. वी वेंट इनसाइड. दिस इज द कवर अराउंड द हार्ट. यू कैन सी दिस इज द थिक कैल्सिफाइड पेरिकार्डियम, द हार्ड कैल्सिफाइड पेरिकार्डियम विच इज देयर. तो हमारे को इसको यहाँ से कट करके एक पूरा ये फ्लैप निकालना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस. इफ यू रिमूव द एंटायर फ्लैप ऑफ द पेरिकार्डियम देन द हार्ट कैन easily undergo diastole, and this is what we want. This is what we want, right? So that is called as the pericardiectomy. So the treatment, we need to do the surgical removal, that is pericardiectomy. Plus, if the etiology is tuberculosis,
which is most of the cases, then you will give ATT plus steroid also. You give the ATT plus steroid. So this is how we are going to treat the patient of constrictive pericarditis. So constrictive pericarditis में 3-4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. मोस्ट कॉमन कॉज है ट्यूबरक्लोसिस. क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होगा, मतलब कि कैल्सिफिकेशन हो जाएगा. उसकी वजह से कौन से फेलियर के फीचर्स ज़्यादा आएंगे? राइट वेंट्रिकल फेलियर के फीचर्स आएंगे. और ट्रीटमेंट में क्या करना पड़ेगा? इस पेरिकार्डियम को निकाल के रखना पड़ेगा साइड में, राइट. दैट इज कॉल्ड एज द कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द पेरिकार्डियल इफ्यूजन. What is pericardial effusion is, around the heart we have a small amount of fluid available between the two layers of the pericardium, just to avoid the friction between the two pericardial layers. अगर ये fluid बहुत ज़्यादा हो जाए, if there is increase in the pericardial fluid, normally तो fluid जो होता है बहुत ही कम होता है हार्ट के चारों तरफ, बट अगर ये fluid बहुत ज़्यादा हो जाए तो that is called as the pericardial effusion. So pericardial effusion is excess accumulation of pericardial fluid. Excess accumulation of the pericardial fluid. Now what is cardiac tamponade then? पेरिकार्डियल इफ्यूजन तो समझ में आ गया कि हार्ट के चारों तरफ फ्लूइड इकट्ठा हो गया, उसको बोल दिया पेरिकार्डियल इफ्यूजन. अगर ये पेरिकार्डियल इफ्यूजन बहुत ही रैपिडली होता है, इफ देयर इज अ रैपिड ऑनसेट ऑफ पेरिकार्डियल इफ्यूजन, बहुत ही जल्दी जल्दी पेरिकार्डियल इफ्यूजन हुआ, मतलब कि पहले तो नहीं था, ऑल ऑफ ए सडन एक्यूट ऑनसेट बहुत सारा फ्लूइड इकट्ठा हो गया, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज गोइंग टू बी हेमरेजिक, क्योंकि एकदम से फ्लूइड तो ब्लड ही आ सकता है. सो इफ देयर इज अ रैपिड ऑनसेट ऑफ पेरिकार्डियल इफ्यूजन, पर्टिकुलरली हेमरेजिक फ्लूइड, देन दिस इज कॉल्ड एज कार्डियक टेम्पोनेट. सो पेरिकार्डियल इफ्यूजन जो है वो एक ब्रॉड टर्म है कि कोई सा भी फ्लूइड हार्ट के चारों तरफ इकट्ठा हो गया, पेरिकार्डियल इफ्यूजन है. अगर वो फ्लूइड जो है बहुत ही फास्ट इकट्ठा हुआ था, एकदम से आ गया था और वो हेमरेजिक था कुछ इस तरीके से, देन इट इज कॉल्ड एज कार्डियक टेम्पोनेट. सो पेरिकार्डियल इफ्यूजन इज अ ब्रॉड टर्म, उसमें से एक पार्ट है कार्डियक टेम्पोनेट. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर ऑफ द कार्डियक टेम्पोनेट, बिकॉज कार्डियक टेम्पोनेट और पेरिकार्डियल इफ्यूजन में होने के लिए सिम्टम तो सेम होंगे, केवल ड्यूरेशन चेंज होगा. पेरिकार्डियल इफ्यूजन में सिम्टम धीरे धीरे बढ़ेगा और कार्डियक टेम्पोनेट में सिम्टम एकदम से आ जाएंगे, right? So now coming to the cardiac tamponade, is a sudden accumulation, rapid accumulation of the hemorrhagic fluid around the heart. What will be the etiology? Etiology, it can be idiopathic, it can be trauma. ट्रॉमा आपने देखा होगा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, कार एक्सीडेंट में स्टीयरिंग जो होती है यहाँ पे अंदर लग जाती है, स्टीयरिंग यहाँ लगेगी तो हार्ट के चारों तरफ ब्लीडिंग हो सकती है. इट कैन बी मैलिग्नेंसी, it can be aortic dissection. Aortic dissection means tear in the aorta. Here you can see this is the aortic dissection. For example, the left ventricle pumps the blood in the aorta. This is the left ventricle, this is the aorta. अगर aorta के अंदर tear हो जाए और यहाँ से blood इधर आने लग गया और हो सकता है यहाँ से बाहर भी निकल जाए, अगर ऐसा हो जाता है, then this blood can accumulate around the heart and that can lead to cardiac tamponade. So it can be idiopathic, trauma, malignancy, aortic dissection. It can be iatrogenic also. Iatrogenic means we are doing some procedure in or around the heart. Let's say you are doing angiography or angioplasty. During that procedure, coronary artery से एकदम bleeding हो गया and that fluid is going to accumulate around the heart. In fact, we have discussed one more condition, if you remember, post MI. मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बाद में कभी कभी फ्री वॉल रप्चर हो जाता है. देयर इज अ रप्चर इन द मायोकार्डियम एंड दैट कैन आल्सो लीड टू कार्डियक टेम्पोनेट. सो the list can be very long. Now let's understand how the patient is going to present to us. For example, let's say you were doing a procedure. आप एक प्रोसीजर कर रहे थे किसी पेशेंट में. let's say you were doing angiography in a patient. आप एंजियोग्राफी कर रहे थे, आपने आपका जो गाइड वायर था वो एओर्टा में आगे पुश किया यहाँ तक आ गए, पुश एंड यू हैव रीच इन द रूट ऑफ एओर्टा. आपने एंजियोग्राफी कर ली, अब आप एंजियोप्लास्टी कर रहे थे. आपको एंजियोप्लास्टी करने के लिए स्टेंट लगाने जाना था. फॉर एग्जांपल, लेट्स से द पेशेंट वाज हैविंग एथेरोस्क्लेरोसिस समवेयर हियर. यहाँ पे कहीं पे एथेरोस्क्लेरोसिस हो रखा था, आपको वहाँ पे स्टेंट लगाना था. तो आपने आपका जो वायर था आगे फर्दर पुश किया. जब आपने वो आपका गाइड वायर जब आगे पुश किया तो ध्यान नहीं रहा और वो कोरोनरी आर्टरी को परफोरेट कर गया. सो दैट द ब्लीडिंग हैपेंड इन दैट एरिया.
अब जैसे ही ये वायर बाहर निकलेगा, ऑल ऑफ ए सडन वहां से ब्लीड होने लग जाएगा, एंड दिस ब्लीड इज गोइंग टू एक्यूमुलेट अराउंड द हार्ट. There is a rapid onset of accumulation of the hemorrhagic fluid around the heart, and that is referred as the cardiac tamponade. So one of the cause of the cardiac tamponade is iatrogenic. अब देखिए उसकी वजह से होगा क्या. Just imagine that a lot of hemorrhagic fluid accumulates around the heart like this. अगर हार्ट के चारों तरफ बहुत सारा हेमरेजिक फ्लूइड इकट्ठा हो गया तो ये हार्ट को दबाएगा. तो कार्डियक टेम्पोनेट में जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी हार्ट के डायस्टोल में. सिस्टोल में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी. कार्डियक टेम्पोनेट में फ्लूइड इकट्ठा हो गया, ये हार्ट को दबा रहा है, तो जब हार्ट डायस्टोल में जाना चाहेगा हार्ट जा ही नहीं पाएगा. सो देयर इज गोइंग टू बी प्रॉब्लम इन द डायस्टोल. आप मुझे बताओ कौन सा वेंट्रिकल ज्यादा पावरफुल है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल तो पावरफुल है, ये तो फ्लूइड को जैसे तैसे धक्का देके डायस्टोल में चला जाएगा. राइट वेंट्रिकल में इतना दम नहीं है, तो राइट वेंट्रिकल डायस्टोल में नहीं जा पाएगा. मेनली अगर राइट वेंट्रिकल डायस्टोल में नहीं जा पाएगा तो ब्लड जो है राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में इतने अच्छे से नहीं आ पाएगा, और ये ब्लड अब धीरे धीरे राइट एट्रिया में इकट्ठा रहेगा, फिर सुपीरियर वेना केवा में, और फिर जुगुलर वेन्स में इकट्ठा होने लग जाएगा. सो इस पेशेंट की जो नेक वेन्स होगी वो एकदम से डिस्टेंडेड हो जाएगी, बिकॉज जो ब्लड है वो आगे जा ही नहीं रहा है, राइट वेंट्रिकल डायस्टोल में ही नहीं जा पा रहा है. सो पीछे ट्रैफिक जाम लग गया. सो दिस इज हाउ द नेक वेन्स विल लुक लाइक. The neck veins will be distended and will be looking like this, and they are going to be non-pulsatile. ऐसा नहीं होगा कि ब्लड नीचे जा रहा है वापस ऊपर आ रहा है, ऐसा नहीं होगा. ये हमेशा की हमेशा ऐसे डिस्टेंडेड ही रहेगी, राइट, टिल द पॉइंट वी ट्रीट द पेशेंट. सो what are the symptoms that is going to happen in this patient? देखिए सबसे पहले क्योंकि इतनी सारी ब्लीडिंग हो गई तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा. दूसरी चीज जो ये होगी, द पेशेंट विल हैव द डिस्टेंडेड नेक वेन्स, और ये जो डिस्टेंडेड नेक वेन्स होगी दे आर गोइंग टू बी नॉन पल्सेटाइल. द थर्ड थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इज इफ यू टेक योर स्टेथ, और अगर आप हार्ट साउंड को ऑस्कल्टेट करना चाहेंगे, नॉर्मली तो आपको S1 S2 बहुत अच्छे से सुनाई देता है क्योंकि आपका स्टेथ का जो डायफ्राम होता है वो चेस्ट हार्ट के एकदम पास आ जाता है. लेकिन अगर आपने अब यहाँ पे ऑस्कल्टेट करने की कोशिश की तो आप देखिए आपके स्टेथ और हार्ट के बीच में तो फ्लूइड आ गया, तो इतने अच्छे से आवाज नहीं सुनाई देगी. सो देयर इज गोइंग टू बी मफल्ड हार्ट साउंड और द सॉफ्ट हार्ट साउंड्स अच्छे से सुनाई नहीं देगी. एंड दिस पर्टिकुलर ट्रायड इज रेफर्ड एज द, यस वेरी गुड, इट इज रेफर्ड एज द Beck's triad. It's called as the Beck's triad. So there is going to be decrease in the blood pressure, there is going to be distended neck veins and the soft heart sounds. Now what are the other things that is going to be there? अगर ये कार्डियक टेम्पोनेट बहुत ही ज्यादा हुआ था, मान लीजिए हार्ट के चारों तरफ 1 लीटर ब्लड इकट्ठा हो गया, तो what happens is if you put your hand here in the subxiphoid process epigastric area, यहाँ पे हाथ रखेंगे तो आप देखेंगे स्टर्नम के जस्ट नीचे थोड़ा सा ऐसा खड्डा सा होता है. लेकिन अब क्योंकि इस पेशेंट में इतना सारा फ्लूइड इकट्ठा हो गया तो यहाँ पे ऐसे बल्जिंग हो जाएगी. ऑब्वियसली इतनी बड़ी बल्जिंग नहीं होगी, यहाँ पे थोड़ी सी बल्जिंग दिखेगी. सो देयर कैन बी बल्जिंग इन द एपिगैस्ट्रिक एरिया एंड दैट इज कॉल्ड एज ओवेन-ब्रुगेट साइन. रेफर्ड एज ओवेन-ब्रुगेट साइन. इन पेशेंट्स के अंदर ऑन इंस्पिरेशन द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कैन फॉल मोर देन 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. और मैंने आपको बताया था, अगर अभी मैंने कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस में बताया था, अगर इंस्पिरेशन पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 10 फॉल होता है, दिस इज कॉल्ड एज पल्सस पैराडॉक्सिस. सो पल्सस पैराडॉक्सिस कैन बी सीन इन दिस पेशेंट. बट कार्डियक टेम्पोनेट वाले पेशेंट में अगर पेशेंट शॉक में है, मतलब कि उसका बीपी रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि कार्डियक टेम्पोनेट में कभी कभी ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो सकता है. अगर ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है तो क्या हम पल्सस पैराडॉक्सिस पे कमेंट कर सकते हैं? देखिए मैं आपको 2 पेशेंट बता रहा हूं, कार्डियक टेम्पोनेट के 2 पेशेंट हो गए, पेशेंट ए और पेशेंट बी, दोनों को कार्डियक टेम्पोनेट हुआ है. एक को बहुत ज्यादा हुआ है, एक को कम हुआ है. जो पहले वाला है उसका ब्लड प्रेशर चल रहा है लेट्स से फॉर एग्जांपल 90/60, और जो दूसरा वाला पेशेंट है वो शॉक में, उसका ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है. मेरे को पल्सस पैराडॉक्सिस चेक करनी थी, तो मैंने उस पेशेंट को बोला ब्रेथ होल्ड करो, सांस लो और उसको होल्ड करो, मैं वापस ब्लड प्रेशर मेजर करूंगा. इसका पहले था 90, अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉल होगा और मोर देन 10 होगा, तो हो सकता है अब ये 90 से कम होके हो जाए लेट्स से 78, मोर देन 10 का फॉल आ गया. सो द पल्सस पैराडॉक्सिस इज देयर, वी कैन से पल्सस पैराडॉक्सिस प्रेजेंट है. बट अगर पेशेंट पहले से ही शॉक में, मुझे पता ही नहीं कि उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है, तो मैं पल्सस पैराडॉक्सिस पे तो कमेंट ही नहीं कर सकता ना कि वो सांस ले रहा है तो उसका ब्लड प्रेशर 10 से ज़्यादा कम हो रहा है, नहीं हो रहा है. और शॉक वाले पेशेंट में तो हम चाहते भी नहीं कि उसका ब्लड प्रेशर और कम हो जाए कहीं. सो इफ द पेशेंट इज इन शॉक, pulsus paradoxus may not be appreciated. Pulsus paradoxus will not be appreciated.
वी कांट कमेंट, हम कमेंट ही नहीं कर सकते फिर पल्सेस पैराडॉक्सेस पे. So while taking the blood pressure in cardiac tamponade patient, the patient should breathe normally और patient should hold the breath. हम ये चाहते हैं कि यार इसका ब्लड प्रेशर कम नहीं हो, सो द पेशेंट शुड ब्रेथ नॉर्मली. हम पल्सेस पैराडॉक्सेस जनरली चेक ही नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर पल्सेस पैराडॉक्सेस चेक करेंगे वो सांस लेगा, होल्ड करेगा और उसका ब्लड प्रेशर पहले से ही कम था तो और ज़्यादा कम हो जाएगा. सो वी विल नॉट टेल द पेशेंट टू होल्ड द ब्रेथ और डू एनीथिंग. इन कार्डियक टेम्पोनेट जनरली वी मेजर द ब्लड प्रेशर, जैसे हम मेजर करते हैं वैसे ही करेंगे, उसको नहीं बोलेंगे ब्रेथ होल्ड करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है. द पेशेंट विल ब्रीथ नॉर्मली. बट अगर वो टेक्निकली ऐसे पूछे पल्सेस पैराडॉक्सेस हो सकता है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. यस, इफ द पेशेंट इन शॉक तो पल्सेस पैराडॉक्सेस हम कमेंट नहीं कर सकते. आप जब ब्लड प्रेशर लेंगे तो आप कैसे लेंगे, होल्ड करा के लेंगे नॉर्मली. हम तो नॉर्मली लेंगे बिकॉज हमें पता है कि इंस्पिरेशन पे इसका ब्लड प्रेशर और ज़्यादा फॉल हो जाता है. अगर हम इसकी ईसीजी कराएंगे तो एक तो इसकी ईसीजी में वी विल हैव द लो वोल्टेज. लो वोल्टेज कॉम्प्लेक्स इसलिए दिखेंगे क्योंकि क्या हो गया, देखिए जब हम ईसीजी के इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं V1 V2 V3 V4, ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो जब मैं इलेक्ट्रोड्स लगा रहा हूँ, से फॉर एग्जांपल हेल्दी इंडिविजुअल पे आपने इलेक्ट्रोड्स लगाए, तो इलेक्ट्रोड्स और हार्ट एकदम पास पास में, तो इलेक्ट्रोड्स बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं, तो हमें अच्छा कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है. लेकिन यहाँ पे देखो आप, हार्ट के चारों तरफ तो फ्लूइड इकट्ठा हो गया, तो जब आप इसकी ईसीजी रिकॉर्ड करोगे तो वोल्टेज अच्छे से रिकॉर्ड ही नहीं होगा. सो देयर इज गोइंग टू बी लो वोल्टेज. प्लस एक और चीज होगी, ये जो फ्लूइड है जो हार्ट के चारों तरफ इकट्ठा हुआ है, ये जो फ्लूइड है ये कंटिन्यूअसली इधर उधर हिल रहा है, हिचकोले खा रहा है. तो उसकी वजह से क्या होगा, व्हेन यू आर गोइंग टू मेजर व्हेन यू आर गोइंग टू डू द ईसीजी में जो वोल्टेज है वो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहेंगे, क्योंकि कभी फ्लूइड आ जाएगा इधर तो वोल्टेज बहुत कम हो गया, फिर फ्लूइड चला गया इधर तो वोल्टेज इधर अच्छे आने लग जाएगा. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज द वोल्टेज इन द ईसीजी इज गोइंग टू फ्लक्चुएट, द साइज ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज गोइंग टू फ्लक्चुएट. आप देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स आ रहा है, फिर थोड़ा बड़ा हो गया, फिर वापस से छोटा हो गया, फिर वापस से बड़ा हो गया. सो छोटा कॉम्प्लेक्स, बड़ा कॉम्प्लेक्स, छोटा कॉम्प्लेक्स, बड़ा कॉम्प्लेक्स, सो अल्टरनेटिंग पैटर्न आ रहा है. दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस. Electrical alternance. When we measure the JVP, when we talk about the X descent, the X descent is going to be prominent, and the Y descent it is going to be diminished. और ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है जेवीपी वाले वीडियो के अंदर, एक्स और वाई ऐसा क्यों होता है. और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो कैसे क्वेश्चन बनाते हैं. एक पेशेंट आया है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का, उसका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, उसके हार्ट साउंड सुनाई नहीं दे रहे, नेक वेन्स डिस्टेंडेड है, means they are talking about the backstride. So you make your diagnosis of cardiac tamponade. फिर वो आपसे पूछेंगे इसकी जेवीपी में हमें क्या दिखेगा, एक्स का क्या होगा, वाई का क्या होगा. सो एक्स डिसेंट इज गोइंग टू बी प्रोमिनेंट एंड वाई डिसेंट इज गोइंग टू बी डिमिनिश्ड. क्या हमें कुस्मोल साइन देखने को मिलेगा, कुस्मोल साइन विल बी एब्सेंट, कुस्मोल साइन विल बी एब्सेंट. एंड व्हाट इज कुस्मोल साइन, कुस्मोल साइन का मतलब होता है इंस्पिरेशन के पे जेवीपी का बढ़ना, उसको बोलते हैं कुस्मोल साइन. और कार्डियक टेम्पोनेट पे ऐसा नहीं होता है. कुस्मोल साइन किस में देखने को मिलता है, दैट इज सीन इन कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस. चेस्ट एक्सरे में हमें क्या दिखेगा, क्योंकि हार्ट के चारों तरफ बहुत सारा फ्लूइड इकट्ठा हो गया, सो द शेडो विल लुक वेरी बिग. दिस इज कॉल्ड एज द मनी बैग अपीयरेंस और वाटर बॉटल अपीयरेंस. मनी बैग अपीयरेंस और वाटर बॉटल अपीयरेंस, इसके जब हम इको करेंगे there is going to be increase in the pericardial fluid. Increase in the pericardial fluid. How we are going to treat the patient? See, we need to understand the problem. The problem is around the heart a lot of fluid is there and that is not allowing the heart to undergo diastole. तो हमें वो fluid को निकालना पड़ेगा. So we need to do pericardiocentesis. कैसे करेंगे? We'll take a syringe and we are going to insert the syringe just below the xiphoid process. Here is the xiphoid process. उसके नीचे से we are going to insert like this. So subxiphoid, we are going to insert subxiphoid, fifth intercostal space, left side. और जो needle होगी ना, that is pointing towards the left mid clavicular point, pointing towards left mid clavicular point. This is how we are going to remove the fluid. So this is all about the cardiac tamponade. We have discussed two very important topics.
for any exam, whether you are preparing for NEET PG or you are preparing for FMG exam, it's very important two topics: constrictive pericarditis, cardiac tamponade. What is constrictive pericarditis and what is cardiac tamponade? पहले हम बात कर, अब वी आर टॉकिंग अबाउट द समरी ऑफ दीज टू. कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस का जो मोस्ट कॉमन कॉज था वो था ट्यूबरक्लोसिस. हार्ट के चारों तरफ एक थिक मेम्ब्रेन बन गया था, फिर हार्ट डायस्टोल में नहीं जा पा रहा था. कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस में व्हाट इज नॉट अ कॉमन फीचर? चेस्ट पेन. चेस्ट पेन इज नॉट अ प्रोमिनेंट फीचर. What happens with the X and Y in constrictive pericarditis? X descent, Y descent, both are prominent. What happens with Kussmaul sign? Present. Pulsus paradoxus? Present. Chest X-ray में we will have the egg in cup appearance. Echo के अंदर we will have the thick pericardium. We'll have the square root sign. The treatment is we need to do surgery, that is pericardiectomy. हमारे को पेरिकार्डियम को निकालना पड़ेगा, पेरिकार्डियक्टोमी करनी पड़ेगी. When it comes to cardiac tamponade में the etiology can be idiopathic, it can be iatrogenic, aortic dissection, trauma. Clinical feature was the Beck's triad. What was Beck's triad? Decrease in the blood pressure, distended neck veins, and muffled heart sound. इसका जब हम जेवीपी की बात करेंगे, द जेवीपी फाइंडिंग दैट इज गोइंग टू बी देयर इज, इसके अंदर एक्स डिसेंट तो प्रोमिनेंट होता है, लेकिन वाई जो होता है वाई डिसेंट डिमिनिश्ड हो जाएगा. कुस्मोल साइन आता है क्या इन कार्डियक टेम्पोनेट? नो, कुस्मोल साइन इज एब्सेंट, इट्स नॉट सीन. पल्सस पैराडॉक्सस यस कैन बी सीन. चेस्ट एक्सरे पे वी आर गोइंग टू हैव द मनी बैग अपीयरेंस. मनी बैग अपीयरेंस. ईसीजी में क्या होगा? मैंने आपको बोला था फ्लूइड इधर उधर हिल रहा है, सो देयर इज गोइंग टू बी लो वोल्टेज प्लस इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस. The treatment is we need to remove the fluid, that is pericardiocentesis. So this is the summary between the constrictive pericarditis, cardiac tamponades. Very important table. Very important table. Irrespective of which exam you are preparing, they ask the question on that, right? So with this, we will complete this lectures. Thank you.